Hello friends, hello G, welcome everybody, welcome to this third class for the topic of amendments जो कि हमारे CA एग्ज़ाम में मई 2024 में अप्लाई हो जाएंगे। अगर आप CA में या कंपनी सेक्रेटरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे फिर आपके लिए ये जून 2024 में अप्लाई हो जाएंगे। बच्चे ये थर्ड क्लास है। इससे पहले जो दो क्लासेस हम लोग कर चुके हैं उसके अंदर मैंने आपको अमेंडमेंट्स करवा दिए थे रिलेटेड टू योर बेसिक कंसेप्ट्स, एग्जेम्प्टेड इनकम में भी कुछ टॉपिक बचा हुआ है, वो करवाऊंगा मैं आपको। और इसके साथ साथ में मैंने आपको एक टॉपिक करवा दिया था अदर सोर्सेज से रिलेट करता हुआ। और उसके बाद जो हमने पिछली क्लास करी थी उसके अंदर टैक्स कैलकुलेशन से रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट्स थे वो सारे मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए थे। अब हम लोग यहाँ पे आज स्टार्ट करें थर्ड क्लास और इसके अंदर हम लोग अपने तीन टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक एग्रीकल्चर इनकम, दूसरा हमारे पास आता है सैलरी और तीसरा हमारे पास आता है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में कोई अमेंडमेंट नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम में छोटा सा एक अमेंडमेंट है, वो मैं आपको करवा दूंगा यहाँ पे। और उसके अलावा सैलरी में बहुत मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं और सैलरी के जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं उनकी वजह से सैलरी का चैप्टर इस वजह से इस बार एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको यहाँ पे CA के एग्जाम का एक क्वेश्चन भी करवा दूंगा विच हैज़ बीन मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द न्यू अमेंडमेंट्स। मैं आपको वो भी आज यहाँ पे क्लास पर डिस्कस कर दूंगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट करना है टॉपिक एग्रीकल्चर इनकम। और एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड जो छोटा सा एक चेंज है, जो छोटा सा एक बदलाव है। एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड छोटा सा बदलाव कहाँ पे है? आपको पता ही है इस बार जो हमारे पास न्यू टैक्स रिजीम है ये डिफ़ॉल्ट रिजीम है। और अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो आपको उसके लिए फॉर्म 10 IEA फिलअप करना होगा, जो कि रूल नंबर 21 में उसके बारे में बताया गया है। तो न्यू टैक्स रिजीम तो बाय डिफ़ॉल्ट स्कीम है। अगर आप वो फॉर्म 10 IEA फिलअप नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके सारी कैलकुलेशंस जो होंगी वो न्यू टैक्स रिजीम के साथ होंगी। नाउ ये जो न्यू टैक्स रिजीम है इसके अंदर एक छोटा सा बदलाव एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड इस बार ये आया है कि जो व्यक्ति नॉन रेसिडेंट होगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो व्यक्ति नॉन रेसिडेंट होगा, जैसे कोई नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है, नॉन रेसिडेंट हिंदू अनमैरिड फैमिली है, नॉन रेसिडेंट AOP BOI है, इन सब के लिए न्यू एग्रीकल्चर जब हम लोग न्यू टैक्स रिजीम फॉलो करेंगे तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर वो जो पार्शियल इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट हम लोग लगाते हैं, याद है ना आपको पार्शियल इंटीग्रेशन, जहाँ पे दो कंडीशंस पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 2,50,000 रुपये या बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, और उसके अलावा जो एग्रीकल्चर इनकम है वो सालाना एनुअली 5,000 रुपये से ज़्यादा है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तब हम लोग उसके लिए जो स्पेशल मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स हम लोग अप्लाई करते हैं, जिसे पार्शियल इंटीग्रेशन भी कहा जाता है। और ये जो पार्शियल इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट है वो हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं? स्टेप 1 के अंदर हम लोग एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों को ऐड करके उसे टोटल इनकम मान के उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं विदाउट सरचार्ज, विदाउट हेल्थ एजुकेशन सेस। फिर स्टेप 2 पे जाते हैं जहाँ पे हम लोग नॉन एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ देते हैं। इनफैक्ट हम लोग एग्रीकल्चर इनकम के अंदर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को ऐड करते हैं। फिर हम लोग स्टेप 3 पे आ जाते हैं जहाँ पे हम लोग स्टेप 1 में से स्टेप 2 का अमाउंट माइनस करके कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये जो स्पेशल मेथड है, इंटीग्रेशन वाला मेथड है, ये इंटीग्रेशन वाला मेथड ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर न्यू रिजीम फॉलो किया जा रहा है बाय एन इंडिविजुअल और वो इंडिविजुअल अगर इंडिया में नॉन रेसिडेंट है तो फिर ये जो स्पेशल मेथड है, इंटीग्रेशन वाला मेथड है, वो अप्लाई नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर कोई नॉन रेसिडेंट हिंदू अनमैरिड फैमिली है उसके लिए भी इंटीग्रेशन नहीं होगा। इसी प्रकार से नॉन रेसिडेंट AOP BOI है तो उसके लिए भी नहीं होगा। और इसी प्रकार से कोई नॉन रेसिडेंट आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है तो उसके लिए भी ये सिस्टम, ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। तो फिर किस किस के लिए अप्लाई होगा? ध्यान रखिएगा, अगर कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट है तो रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए ये इंटीग्रेशन जब जो पार्शियल टैक्सेशन वाला कंसेप्ट है वो अप्लाई होगा। रेसिडेंट हिंदू अनमैरिड फैमिली के लिए अप्लाई होगा। रेसिडेंट AOP BOI के लिए अप्लाई होगा। साथ साथ में रेसिडेंट आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए भी अप्लाई होगा।
लेकिन जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनके लिए नहीं होगा। ये बात हम लोग कर रहे हैं किसके लिए, एनटीआर न्यू टैक्स रिजीम में। अगर हम लोग ओटीआर की बात करें तो ओटीआर में तो भाई सबके लिए अप्लाई होगा, कोई रेसिडेंट हो या कोई नॉन रेसिडेंट हो, सबके लिए अप्लाई होगा। लेकिन आप सबको ये बात अच्छे से याद है, मैंने आप लोगों को ये बात क्लास के अंदर बहुत अच्छे से रीज़न के साथ बताया था कि ये जो इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, जो अभी मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको समझाया, वो जो इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट है वो हम लोग अप्लाई करते हैं सिर्फ ऐसे पर्सन्स के लिए जिनकी इनकम स्लैब रेट पे टैक्सेबल हो रही है। और स्लैब रेट पे टैक्सेबल किस किस की इनकम होती है, इंडिविजुअल की इनकम, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की इनकम, एओपी बीओआई की इनकम, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की इनकम। लेकिन जो बाकी के पर्सन हैं, जैसे पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, फॉरेन कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, लोकल अथॉरिटीज़ हैं, इन सब के लिए जो टैक्स रेट्स यूज़ होते हैं वो फ्लैट टैक्सेशन होता है उनका। किसी का 30% है, किसी का 40% है, किसी का 22% है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, लेकिन वो फ्लैट रेट ऑफ टैक्सेशन है, वहाँ पे स्लैब यूज़ नहीं होता। और जहाँ जहाँ पे स्लैब यूज़ नहीं होता वहाँ पे हम लोग पार्शियल इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट भी अप्लाई नहीं करते हैं, तो चाहे वो ओटीआर हो तो चाहे वो एनटीआर हो। और इसी वजह से अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो मैंने आपको यहाँ पे दिया है लिख के कि पार्टनरशिप फॉर्म्स के लिए ये सिस्टम अप्लाई नहीं होगा, चाहे वो ओटीआर फॉलो करे या एनटीआर फॉलो करे। हालांकि पार्टनरशिप फॉर्म्स के लिए तो एनटीआर है ही नहीं, तो यहाँ पे नो की जगह अगर मैं नॉट एप्लीकेबल लिख दूँ तो अच्छा हो जाएगा। देन इसी प्रकार से नॉन रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म है तो ओटीआर एनटीआर दोनों में नहीं होगा। कंपनी रेसिडेंट कंपनी है, नॉन रेसिडेंट कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, लोकल अथॉरिटी है, रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, किसी के लिए भी ये सिस्टम इंटीग्रेशन वाला सिस्टम अप्लाई नहीं होगा, चाहे वो ओटीआर की को यूज़ करे, फॉलो करे, या फिर वो एनटीआर को फॉलो करे। तो एक अमेंडमेंट थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है, अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है और वहाँ पे नॉन रेसिडेंट के बारे में बात हो रही है और एनटीआर के बारे में बात हो रही है, तो आप इंटीग्रेशन वाला सिस्टम या मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। तो एग्रीकल्चर इनकम में बस इतना ही था। इसके बाद हम लोगों ने जो टॉपिक करना है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी का टॉपिक में जो इनकम अंडर द हेड सैलरी है, इसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, काफ़ी सारी जगहों पे अमेंडमेंट है, और इसकी वजह से ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, जो मई में एग्ज़ाम है या जून में एग्ज़ाम है। हालांकि इस बार आपको पता ही है कि लोकसभा इलेक्शंस हैं, तो लोकसभा इलेक्शंस होने की वजह से कि थोड़ा सा डाउटफुल है कि आपके एग्ज़ाम्स मई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो पाएंगे। सीए के एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ मैं। हो सकता है कि थोड़ा सा पोस्टपोन हो, थोड़ा सा डिले हो, 2 या 3 हफ्ते का डिले हो जाए, थोड़ा सा ऐसा लगता है, बट दैट रिमेन्स टू बी सीन। आई एम नॉट डूइंग एनी स्पेकुलेशंस, लेट अस वेट फॉर द सीएनसीटी टू मेक एन अनाउंसमेंट, या उससे पहले वैसे तो इलेक्शंस की अनाउंसमेंट आई जाएगी। तो जैसे ही इलेक्शंस की अनाउंसमेंट आएगी तो मैं भी आप लोगों को अपना एक व्यू बता दूंगा कि सी इंस्टीट्यूट को क्या कर लेना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन बात को मैं यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ। सैलरी के चैप्टर में अमेंडमेंट्स बहुत सारे हैं, तो जो सैलरी का चैप्टर है उसके अंदर जो सबसे पहला और जो सबसे बड़ा अमेंडमेंट हुआ है वो हुआ है लीव इनकैशमेंट के टॉपिक पे। जो लीव इनकैशमेंट का टॉपिक है, उस लीव इनकैशमेंट के टॉपिक में जो मैक्सिमम लिमिट 3 लाख रुपए की हुआ करती थी उसको बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ऐसा ही कुछ अमेंडमेंट इन्होंने आज से कुछ लगभग 3-4 साल पहले ग्रेच्युटी में करा था। ग्रेच्युटी में जो लिमिट थी उसको बढ़ा के इन्होंने 20 लाख रुपए कर दिया था। तो एट प्रेजेंट ग्रेच्युटी की लिमिट 20 लाख रुपए है, लीव इनकैशमेंट की लिमिट इन्होंने 25 लाख रुपए कर दी है। नाउ दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज कि अगर आप कुछ साल पहले आपने ग्रेच्युटी में चेंज किया तो वहाँ पे 20 लाख की लिमिट लगाई, तो यहाँ पे भी 20 लाख ही कर देते लीव इनकैशमेंट में। या फिर अगर यहाँ पे 25 करना था तो ग्रेच्युटी में भी हाथों हाथ चेंज करके उसकी भी 25 कर देते। कोई एक जैसे कहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी तो मेंटेन करें, कहीं पे कुछ होता है कहीं पे कुछ होता है, यूनिफॉर्मिटी कहीं पे भी नहीं है। बट देन ऑल सेड एंड डन, एट प्रेजेंट द लिमिट, द मैक्सिमम लिमिट जो लीव इनकैशमेंट का है वो 3 लाख से बढ़कर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। मैंने अपनी क्लासेस के अंदर आपको ये बात बताई है कि अगर कोई भी एम्प्लॉई एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर से रिटायर होता है
अलग अलग टाइम पे, पहले किसी से रिटायर हुआ, फिर अब दोबारा किसी और से रिटायर हो रहा है, तो ऐसे केस में सारे एम्प्लॉयर्स का अमाउंट एग्रीगेट करके मिला के हम लोग ये लिमिट चेक करते हैं 3 लाख की, या अब जो 25 लाख हो गई है। तो यहाँ पे भी अब इस बार भी आपने ऐसे ही करना है कि अगर कोई एम्प्लॉय पहले कहीं और काम किया करता था, वहाँ से रिटायर हुआ, लीव एनकैशमेंट का एग्जम्पशन लिया, और अब वो किसी सेकंड एम्प्लॉयर से रिटायर हो रहा है, तो पहले वाले एम्प्लॉयर का एग्जम्पशन का अमाउंट और इस एम्प्लॉयर का एग्जम्पशन का अमाउंट एग्रीगेट करके मिला के 25 लाख रुपए होना चाहिए। आपको याद होगा मैंने आपको इससे रिलेटेड अपने क्लास नोट्स के अंदर एग्जाम्पल भी करवाया हुआ है, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पहले वो इन्फोसिस में काम कर रहा था, इन्फोसिस से रिटायर हुआ, फिर वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में आ गया, टीसीएस में आ गया, फिर अब वो टीसीएस से भी रिटायर हो रहा है या रिजाइन कर रहा है फॉर दैट मैटर। तो वो वाला एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे क्लास नोट्स के अंदर आपको दिखाई दे जाएगा। और यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टीसीएस और जो पहला वाला एम्प्लॉयर है, दोनों का मिला के एग्जम्पशन लिमिट जो है वो 25 लाख रुपए का रहेगा। तो एक अमेंडमेंट तो लीव एनकैशमेंट के अंदर है। दूसरा इन्होंने अमेंडमेंट जो किया वो परक्विजिट्स की डेफिनेशन में कर दिया। अब परक्विजिट्स की डेफिनेशन में जो अमेंडमेंट है, सेक्शन 17 क्लॉज 2 या सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 आप ऐसे कह सकते हैं, तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको नहीं ऐसा पता चलेगा कि भाई बदलाव हुआ तो हुआ क्या। तो हमें इसको पढ़ने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बदलाव है, लेकिन इस डेफिनेशन की में चेंज करने की वजह से जो परक्विजिट वैल्यूएशन है, जो हम लोग रूल नंबर 3 यूज़ करते हैं, जहाँ पे परक्विजिट्स के वैल्यूएशन को हम लोग करते हैं, उसके अंदर चेंज कर दिया गया। तो इस डेफिनेशन की वजह से रूल नंबर 3 में चेंज आया। तो हमें ये डेफिनेशन नहीं करनी, हम लोग रूल करते हैं सीधा। आइए जो रूल में चेंज आया वो वाला रूल हम लोग देख रहे हैं। ये जो रूल है ये मैं आपको लिखवा दूंगा यहाँ पे। अभी रूल नंबर क्या था, ये जो टॉपिक है ये है accommodation which is provided by चलो कोई बात नहीं, ठीक है। accommodation which is provided by the employer to the employee, वहाँ पे चेंज आ गया है। अगर आपने यहाँ पे लिखना है एक बार, वो जो मैं रूल नंबर की बात कर रहा था वो आप लिख लीजिएगा। सो दिस इज accommodation provided by employer to employee। accommodation अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है तो इसके अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो हो सकता है कि वो RFA है, रेंट फ्री एकोमोडेशन है, और दूसरा हो सकता है कि वो एकोमोडेशन है एट कंसेशनल रेट। एकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट। अगर RFA है तो RFA के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्लॉज 1, और इसके साथ में रूल नंबर हम लोग अप्लाई करते हैं। रूल 3 सब रूल 1। अगर हम लोग एकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट की बात करें तो यहाँ पे जो हम लोग सेक्शन यूज़ करते हैं वो है सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्लॉज 2, और इसके लिए भी रूल जो यूज़ होगा वो रूल सेम है, रूल 3 सब रूल 1। रूल 3 सब रूल 1 इसके लिए भी है, और दोनों के लिए सेम रूल है। बस फ़र्क कहाँ पे आएगा फ़र्क यहाँ पे आएगा कि आप अगर इसकी बात करें, जो एकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट है, इसके बारे में अगर आप बात करें तो यहाँ पे बस ये होगा कि आपने क्या करना है कि RFA की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो रेंट आपका अमाउंट, जो किराए का अमाउंट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, उल्टा बोल दिया मैंने, एम्प्लॉय जो अपने एम्प्लॉयर को दे रहा है आप उसको लेस कर देंगे तो आपके पास एकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट की वैल्यू आ जाती है। तो ये सारी बातें आपको पता है। अब इसके अंदर बदलाव क्या है, इसके अंदर चेंज क्या है? चेंज ये है कि अगर एक एकोमोडेशन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, तो अब आप ये पूछेंगे सर आप तो सीधा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के पास पहुंच गए, व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट एम्प्लॉयर? तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर अगर एकोमोडेशन दे रहा है अपने एम्प्लॉय को तो वहाँ पे उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। पहले भी जो हम लोग करते थे वही अब भी हमने करना है। पहले क्या करते थे? पहले हम लोग ये करते थे कि साहब हम लोग कहते थे कि अगर गवर्नमेंट एकोमोडेशन है, गवर्नमेंट ने अगर अपने एम्प्लॉय को दिया है एकोमोडेशन,
तो वहाँ पे जो भी उस एकोमोडेशन की लाइसेंस फीस है वो लाइसेंस फीस परक्वेंशियल वैल्यू मान ली जाती थी। पहले भी ऐसी था, अब भी ऐसी है, कोई अमेंडमेंट नहीं है। लाइसेंस फीस का मतलब क्या होता है उसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन क्लासेस के अंदर मैं कर चुका हूँ, दोबारा नहीं बताएंगे इन क्लासेस में, अमेंडमेंट क्लासेस में वो डिस्कस नहीं करूँगा। तो गवर्नमेंट एकोमोडेशंस में कोई अमेंडमेंट नहीं है। अमेंडमेंट कहाँ पे आया? नॉन गवर्नमेंट एकोमोडेशंस में। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है और वो अगर अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए कोई बंगला, कोई मकान, कोई फ्लैट वगैरह दे रहा है, तो उस सिचुएशन में अमेंडमेंट क्या है, ध्यान से देखिएगा। जो अमेंडमेंट आया वो अमेंडमेंट एप्लीकेबल है 1 सितंबर 2023 से। अब ये आ गई बहुत बड़ी समस्या। अब समस्या यहाँ पे ये है कि अगर ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो रहा है सितंबर 23 से, तो व्हाट अबाउट उससे पहले वाला टाइम पीरियड? अब सितंबर से पहले वाला टाइम पीरियड कौन सा है? सितंबर से पहले वाला टाइम पीरियड है हमारे पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने। तो इन 5 महीनों के लिए अगस्त तक हम लोग वो पुराने वाले रूल्स जो पिछले साल हम लोगों ने पढ़े थे वो वाले अप्लाई करेंगे। और सितंबर ऑनवर्ड्स कितने महीने हो गए? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने। इन 7 महीनों के लिए अब आपको नए वाले रूल अप्लाई करने हैं। तो अगर आपके एग्जाम के अंदर सैलरी का क्वेश्चन आता है, जो कि मेरे को लगता है इन ऑल लाइक्लीहुड, इन ऑल प्रोबेबिलिटी सैलरी का क्वेश्चन आएगा, तो अगर आपके एग्जाम के अंदर सैलरी का क्वेश्चन आता है तो वहां पर आपको आरएफए का पॉइंट अगर दिया होता है तो फिर आपको 2 कैलकुलेशंस करनी होंगी। 5 महीने की कैलकुलेशन अलग करनी होगी, 7 महीने की कैलकुलेशन अलग करनी होगी। अब आप ऐसे कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये तो बड़ी गलत बात है, पहले से ही आरएफए का टॉपिक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, पहले से ये दिक्कत आती थी कि सैलरी में क्या ले और क्या ना ले, और अब जो सैलरी में लेना है नहीं लेना उसको भी 5 महीने और 7 महीने में अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही हेडेक वाली बात है। आंसर इज यस, ये बहुत बड़ी हेडेक वाली बात है। बट देन कानून ऐसा ही है। और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाऊँगा फॉर द प्रेजेंट गवर्नमेंट कि यार अगर आप कानून में बदलाव कर ही रहे हो तो 1 अप्रैल से कर दो ना। कानून में आप चेंज कर ही रहे हो तो मेक एन अमेंडमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग इटसेल्फ, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। चलो कोई बात नहीं, आपने अमेंडमेंट किया, अगस्त के महीने में किया, जुलाई के महीने में अमेंडमेंट किया, लेकिन वो एप्लीकेबल तो 1 अप्रैल से कर दो, सबके लिए काम आसान तो हो जाए। लेकिन नहीं, वो मेरे ख्याल से वो सोच नहीं है कि काम को आसान किया जाए। गवर्नेंस वाली बात करते हैं ना कि हम लोग गवर्नेंस करेंगे, तो ये गवर्नेंस कहीं से लगता नहीं है, क्योंकि पब्लिक को प्रैक्टिशनर्स को कहीं से आप कोई आराम नहीं दे रहे हैं, अननेसेसरी परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। पर चलो कोई बात नहीं, जो है सो है। जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ रहा है वो ये है कि साहब अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मकान दे रहा है तो 31 अगस्त 2023 तक हम लोग क्या रूल्स अप्लाई करेंगे? रूल्स वही होंगे जो पहले थे। हम लोग ये चेक करते थे कि कौन से शहर के अंदर आपको मकान दिया गया है रहने के लिए, यूज़ करने के लिए, और जो वो शहर है उस शहर की जनसंख्या, पॉपुलेशन कितनी है 2001 सेंसस के हिसाब से। सेंसस का मतलब होता है काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। 2001 में सेंसस हुआ, उसके बाद ये सेंसस हर 10 साल बाद होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो 2001 में सेंसस हुआ, उसके बाद 2011 में सेंसस हुआ, तो 10 साल के बाद 2021 में सेंसस होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली 2021 में नहीं हो पाया कोरोना की वजह से। कोरोना चल रहा था 2020-21 में कोरोना का टाइम था, तो सेंसस नहीं हो पाया। आई एम प्रिटी श्योर कि जब इलेक्शंस के बाद नई सरकार बनेगी तो नई सरकार का एक एजेंडा ये ज़रूर होगा कि हम लोग दोबारा से एक बार सेंसस करवाएं, और सेंसस के बेसिस के हिसाब से ही दोबारा से एक बार पूरे हिंदुस्तान के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स नए बनेंगे, और डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से फिर वो लोकसभा की सीट्स दोबारा से एडजस्ट होंगी, और 2024 के बाद वाले जो इलेक्शंस होंगे शायद कब 2029 में, तो 2029 में लोकसभा की सीट्स बढ़ जाएंगी। और इसी सोच के हिसाब से नया पार्लियामेंट भी बनाया गया। नए पार्लियामेंट के अंदर सीट्स ज़्यादा हैं, शायद आपको ये बात पता हो। तो उसके पीछे का कारण कहाँ पे आता है?
उसके पीछे का कारण यहाँ पे आता है कि भाई हमें डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ाने हैं, हमें पॉपुलेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो हमें डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ाने हैं। उस डिस्ट्रिक्ट को बढ़ाने से पहले हमें सेंसस करना है। अब 2021 का सेंसस अगर हो जाता तो क्लैरिटी ज़्यादा आ जाती, वो नहीं हो पाया। इस वजह से अब जो सेंसस होगा वो नई सरकार 2024 के इलेक्शंस के बाद कभी भी करेगी, हो सकता है 2025 के अंदर ही हो जाए। चलो मुद्दे पे वापस आते हैं। मुद्दे पे वापस आए तो पहले हम लोग 2001 के सेंसस के हिसाब से चेक करते थे कि शहर की जनसंख्या, शहर की पॉपुलेशन कितनी है, और उसके बेसिस के ऊपर हम लोग परक्विजिट वैल्यू कैलकुलेट करते थे। अगर कोई शहर ऐसा है जिसकी जनसंख्या, जिसकी पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा थी, तो हम लोग वहाँ पर परक्विजिट वैल्यू लेते थे 15% RFA सैलरी का। अगर पॉपुलेशन 25 लाख के बराबर या 25 लाख से कम थी लेकिन वो पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा थी, तो हम लोग लेते थे 10% ऑफ द सैलरी, RFA सैलरी। और अगर ये पॉपुलेशन 10 लाख के बराबर या 10 लाख से कम थी तो हम लोग लेते थे 7.5% ऑफ द RFA सैलरी। ठीक हो गया मेरे ख्याल से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पहले वाले ही रूल्स हैं। अब ये जो पहले वाले रूल्स हैं ये आपने अप्लाई करने हैं 31 अगस्त तक। 1 सितंबर से बदलाव है, 1 सितंबर से चेंज है। क्या चेंज है 1 सितंबर से? 1 सितंबर से ये चेंज है, मैं यहाँ पे पहले मार्किंग कर देता हूँ आपके लिए। जो भी चेंज है वो सितंबर से है। और सितंबर से चेंज क्या है? सितंबर से साहब चेंज ये है कि आपको सबसे पहले तो 2011 का सेंसस लेना है इंस्टेड ऑफ 2001 का सेंसस। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो पहले हम लोग 2001 का सेंसस ले रहे थे, अब आपने 2001 का सेंसस नहीं लेना, आपने 2011 का सेंसस लेना है। यहाँ पे 2001 है, यहाँ पे 2001 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2011 लिखा हुआ है, तो एक बदलाव तो आपका ये आ गया। दूसरा चेंज क्या है? दूसरा चेंज ये है कि अब इन्होंने पॉपुलेशन का जो क्राइटेरिया है वो भी चेंज कर दिया। पॉपुलेशन का क्राइटेरिया चेंज कर दिया, जो पहले 25 लाख था अब उसको 40 लाख कर दिया। ऐसे ही जो पहले 10 लाख था उसको इन्होंने 15 लाख कर दिया, और जो पहले 10 लाख था उसको अब इन्होंने 15 लाख कर दिया। तो मतलब 25 की जगह 40 आ गया और 10 की जगह 15 आ गया। ये बदलाव आ गया। साथ साथ में परक्विजिट वैल्यू में भी चेंज कर दिया। पहले हम लोग 15% कर रहे थे, अब हम लोग 10% ऑफ द सैलरी करेंगे अगर पॉपुलेशन 40 लाख से ज़्यादा है। अगर पॉपुलेशन 40 लाख और 15 लाख के बीच में है तो आप 7.5% करेंगे, और अगर पॉपुलेशन 15 लाख से कम की है तो फिर आप 5% ऑफ सैलरी के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। अब ये बन जाती है यहाँ पे हेडेक, बहुत बड़ी हेडेक, बहुत ही बड़ी हेडेक। मान लीजिए अगर एग्जामिनर ने आपको ये कहा कि साहब एक शहर है, उसकी पॉपुलेशन 25 लाख है, मान लेते हैं ऐसा, उसकी पॉपुलेशन 25 लाख है, तो आपको पहले तो ये चेक करना होगा कि भाई 25 लाख की पॉपुलेशन 2001 के हिसाब से बता रहे हैं या 2011 के हिसाब से बता रहे हैं। तो एक तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा जहाँ पे गलती होने के चांसेस हैं। दूसरा फिर आपको ये ध्यान रखना होगा कि भाई अगर पॉपुलेशन 25 लाख की है, चलो मान लेते हैं 25 लाख की पॉपुलेशन है, तो फिर अगर आप पुराने रूल्स लगाते हैं तो वहाँ पे 15% ऑफ द सैलरी टैक्सेबल वैल्यू बनेगी, लेकिन नए रूल्स के हिसाब से वहाँ पे जो टैक्सेबल वैल्यू बनेगी वो बनेगी 7.5% की। तो भाई ये तो हेडेक है, और ये प्रैक्टिस से ही आप इसको ठीक कर पाएंगे, अदरवाइज तो आपको प्रॉब्लम आएगी इसके अंदर बहुत ज़्यादा। एक और इशू आ गया इसके अंदर। एक और इशू क्या है? मान लीजिए कि अगर एम्प्लॉयर ने मकान किराए पे लेके दिया है अपने एम्प्लॉय को। भाई पहले तो हम लोग ये कह रहे थे कि एम्प्लॉयर का अपना मकान है, अब हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर अपना मकान नहीं है और वो किराए पे लेके दे रहा है तो क्या करें? अगर वो किराए पे लेके दे रहा है तो यहां पर भी बदलाव आ गया। इन्होंने कहा कि अगस्त 2023 तक का जो रूल था सो था, लेकिन सितंबर से हम इसके अंदर भी बदलाव करेंगे, चेंज करेंगे। चलो आइए जरा देखते हैं कि पिछले एग्जाम के लिए हमने क्या पढ़ा था। पिछले एग्जाम के लिए हमने पढ़ा था कि जो टैक्सेबल वैल्यू होगी वो टैक्सेबल वैल्यू होगी आपका एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेंट और 15% ऑफ सैलरी, दोनों में से जो भी कम है। लेकिन अब आपने ऐसा नहीं करना। अब आपने क्या करना है? आपने लेना है टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा? लोअर होगा। किस किस का? आपका एक्चुअल रेंट और साथ में 10% ऑफ द सैलरी। कौन सी सैलरी की बात करें? RFA सैलरी की बात करें। यहां पे लिख देता हूं मैं RFA सैलरी, नहीं तो कोई ना कोई मेरे को टोकेगा कि सर ऊपर तो आपने RFA सैलरी लिखा है, यहां पे नहीं लिखा।
मैं तो कंफ्यूज ही हो गया, मैं तो परेशान ही हो गया। तो चलो, तो आरएफए सैलरी आपने लेना है दोनों तरफ में। एक और ये बदलाव भी आ गया। अब एक और बदलाव भी आया। ये बदलाव क्या था, ये ध्यान से देखिएगा। देखिए, सरकार को ऐसा समझ आया कि हम लोग हर साल आरएफए की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और हर साल हम लोग आरएफए की जो सैलरी कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर फिर हम लोग हर साल वो 10% 15% वाला हिसाब किताब भी लगाते हैं, कौन सा शहर है, क्या है, कैसे है। और सैलरी अगर किसी की फिक्स्ड भी है, मान लीजिए 3-4 साल ऐसे निकले ही किसी की सैलरी फिक्स्ड है, लेकिन जो उसका डीए का अमाउंट है, डीएनएस अलाउंस का अमाउंट है, वो हमेशा फ्लक्चुएट करता है, चेंज होता रहता है। और आपको याद है, मैंने क्लास के अंदर आपको ये बात बताई थी कि असल जिंदगी में साल में 2 बार डीए चेंज होता है। रियल लाइफ की बात करें, साल में 2 बार डीए चेंज होता है। और अगर असल जिंदगी की बात करें तो कानून तो बेसिकली असल जिंदगी के लिए बनता है, एग्जामिनेशन के लिए तो बनता नहीं है। तो सरकार को इस बात की समझ है कि भाई हम तो डीए साल में 2 बार चेंज करते हैं, और जनरली आमतौर पे डीए बढ़ता ही है, कभी कम नहीं होता। मैंने, आप ये माने कि मैंने कभी नहीं देखा कि डीए कम हो गया हो, डीए बढ़ता ही है हमेशा। और जब डीए सैलरी के 100% के बराबर हो जाता है तो वो डीए सारा का सारा सैलरी के अंदर ऐड कर दिया जाता है, एंड वो सारी बातें क्लास के अंदर डिस्कस करी हुई है। अब बात को आगे बढ़ाता हूं मैं। सरकार को ये बात पता थी कि हम लोग हर साल डीए में बदलाव करते रहते हैं, और डीए में बदलाव इसलिए होता है क्योंकि जो रियल लाइफ में प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं, इन्फ्लेशन होता है, उसके लिए हम लोग डीए का अमाउंट देते हैं। तो सरकार ने सोचा कि भाई जब हम लोग इन्फ्लेशन के बेसिस पर डीए डिसाइड कर रहे हैं, और डीए का अमाउंट ही हम लोग अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी सैलरी में बदलाव हो रहा है, और हर साल ये बदलाव होगा, और साल में 2-2 बार बदलाव होता है, तो हम लोग ये काम ये करते हैं कि ये जो इन्फ्लेशन वाला कंसेप्ट है उसको हम लोग आरएफए के कंसेप्ट के अंदर भी इन्वॉल्व कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। अब उन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने ये कह दिया कि सर 2023-2024 इस साल 2023-24 में आप सिर्फ एक बार इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए आरएफए की, ओनली वंस, दैट्स इट। आपने एक बार 2023-2024 में आरएफए की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, तो जो भी वैल्यू आपने आरएफए की 2023-2024 में कैलकुलेट कर लिया, उस वैल्यू को अब हम लोग इन्फ्लेशन के बेसिस के हिसाब से, इंडेक्सेशन के बेसिस के हिसाब से हम लोग एडजस्ट करेंगे अगले साल, और उसके आने वाले हर अगले साल में। दैट मीन्स आने वाले अगले सालों में आरएफए की वैल्यू कैलकुलेट करने की हमें जरूरत नहीं है। अब बात यहां पे आती है कि सर ये इन्फ्लेशन एडजस्ट कैसे होगा, इंडेक्सेशन कैसे होगा। याद रखिएगा, जैसे कैपिटल गेन्स में हम लोग इंडेक्सेशन करते हैं ना, डिवाइड करते हैं उस ईयर की वैल्यू के साथ जिस ईयर में हमने एसेट एक्वायर करा, मल्टीप्लाई करते हैं उस ईयर के साथ जिस ईयर में हमने एसेट की ओनरशिप को ट्रांसफर करा। उसके लिए CII वैल्यूज होती है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स वैल्यूज होती हैं, जो हमें RBI देता है, RBI सरकार को देता है, सरकार नोटिफिकेशन निकालती है। तो वो जो कैपिटल गेन्स में हम लोग वैल्यूज यूज करते हैं, उन्हीं वैल्यूज को यूज करते हुए हम लोग यहां पर आरएफए की वैल्यू को इंडेक्सेशन करेंगे अगले साल से। इस साल कुछ नहीं करना, 2023-24 में कुछ नहीं करना। 2023-24 में इस साल तो वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, और जो वैल्यू 2023-24 में आपने कैलकुलेट करी, उस वैल्यू को अगले सालों से इंडेक्सेशन करके हम लोग एडजस्ट करेंगे, उसका इन्फ्लेशन वैल्यू एडजस्ट करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला पॉइंट इस बार एग्जामिनेशन के लिए तो रेलेवेंट है नहीं, अब जो होगा वो अगले साल होगा। साथ साथ में ध्यान रखिएगा कि हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये पॉइंट आ जाए, क्योंकि इस बार का अमेंडमेंट है। एक बात। दूसरी बात, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय ऐसा है जिसने नौकरी शुरू करी है 2024-2025 में, अगले फाइनेंशियल ईयर में। तो भाई अगर कोई फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ही नौकरी शुरू कर रहा है, तो उसके पास 2023-2024 में आरएफए वैल्यू तो होगी नहीं, तो क्या करें। तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं, अगर आप कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो 2023-2024 में नौकरी कर रहा है, इस साल नौकरी कर रहा है, आरएफए मिल रहा है, तो हम 23-24 की आरएफए वैल्यू को इंडेक्सेशन कर देंगे।
और अगर वो इस साल नौकरी नहीं कर रहा, अगले साल कभी भी ज्वाइन करेगा, हो सकता है 24-25 में ज्वाइन करे, हो सकता है 25-26 में ज्वाइन करे, हो सकता है 26-27 में ज्वाइन करे, जिस साल ज्वाइन करेगा उस साल की वैल्यू को फिर फ्यूचर ईयर्स में इंडेक्सेशन करते जाएंगे। तो आरएफए के अंदर इंडेक्सेशन वैल्यू इन्होंने इस बार इंट्रोड्यूस कर दिया। अगेन मैं फिर से कहूँगा, इंडेक्सेशन वैल्यू आरएफए की सैलरी का, आरएफए की वैल्यू का जो इंडेक्सेशन है वो इस बार आपके एग्जाम में नहीं आएगा, वो आएगा तो अगले साल से आएगा। बट हाँ, अमेंडमेंट इन्होंने कर दिया है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे, accommodations which are provided in the subsequent years as well। अगले सालों में भी एकोमोडेशन अगर आपको मिल रहा है तो आपने वहां पे क्या करना है, accommodations which are owned or which are taken on lease, rent by the employer, that means दोनों की बात कर रहे हैं। अगर एकोमोडेशन एम्प्लॉयर का अपना है उसकी बात भी कर रहे हैं, अगर एकोमोडेशन एम्प्लॉयर का अपना नहीं है और उसने वो एकोमोडेशन किराए पे लिया है उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। Accommodation owned or taken on lease or taken on rent by the employer, and the same accommodation continues to be provided to the employee for more than one previous year। मतलब इस साल भी accommodation दिया, अगले सालों में भी accommodation दिया, then the perquisite value for the succeeding years shall be determined by using the system of indexation which is as follows। अब यहाँ पे ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिस्टम ऑफ इंडेक्सेशन बिल्कुल वही है जो हम लोग कैपिटल गेन्स में करते हैं। एक बार फिर भी आपकी मन की तसल्ली के लिए बता देता हूँ, आपने बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, टैक्सेबल वैल्यू आपने लेनी है, टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेटेड फॉर द फर्स्ट प्रीवियस ईयर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज द फर्स्ट प्रीवियस ईयर। तो नीचे मैंने आपको लिख के दिया है कि फर्स्ट प्रीवियस ईयर का मतलब है प्रीवियस ईयर 2023-2024 ये वाला ईयर, या फिर अगर कोई एम्प्लॉई 2023-24 के बाद नौकरी शुरू कर रहा है तो जिस साल वो नौकरी शुरू करेगा वो वाला ईयर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है द फर्स्ट प्रीवियस ईयर मीन्स द प्रीवियस ईयर 23-24, या फिर द प्रीवियस ईयर इन विच एकोमोडेशन वाज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉई विच एवर इज लेटर। लेटर का मतलब बाद वाला। ठीक हो गया, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आपको कोई ये कहेगा सर नौकरी शुरू करना देखना है या आरएफए प्रोवाइड किया ये देखना है। हाँ, तो आरएफए प्रोवाइड किया। कई बार ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉई की प्रमोशन हो गई है और पहले उसको आरएफए नहीं मिलता था, अब उसको आरएफए मिलना स्टार्ट हो गया, तो जिस ईयर में उसको आरएफए मिलना स्टार्ट हो गया पहली बार, वहाँ से आपने लेना है। और अगर कोई नई नौकरी स्टार्ट कर रहा है और पहले दिन से आरएफए मिल रहा है तो आपने वो भी ले लेना है। और इंडेक्सेशन कैसे होगा वो आप सबको आता ही है, कैपिटल गेन्स पे आपने इंडेक्सेशन किया हुआ है। तो ये जो फर्स्ट ईयर की वैल्यू है आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद CII ऑफ दैट ईयर इन विच द अमाउंट इज कैलकुलेटेड, और आपने उसको डिवाइड कर देना है CII ऑफ द ईयर इन विच एकोमोडेशन वॉज इनिशियली प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय। मतलब जब पहली साल दिया उस साल की वैल्यू से डिवाइड कर देना, और जिस ईयर की आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उस ईयर की इंडेक्सेशन वैल्यू के साथ आप उसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। फिर से कह रहा हूं, 2 बार कह चुका हूं, ये तीसरी बार कह रहा हूं, ये वाला पॉइंट आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो अप्लाई नहीं होगा। हाँ, ये वाला पॉइंट अप्लाई कहाँ पे होगा, आपके जो MCQs आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे ये वाला पॉइंट अप्लाई हो सकता है। साथ साथ में ये ध्यान रखिएगा, साथ साथ में ध्यान रखिएगा जो CII है वो बिल्कुल आप उसी प्रकार से यूज़ करेंगे जैसे आप कैपिटल गेन्स में यूज़ करते हैं जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशंस करते हैं। चलिए, इसके साथ साथ में सैलरी में और भी बदलाव है, और भी चेंजेस हैं। क्या चेंज है, एक्स्ट्रा कंसेप्ट में जाता हूं मैं। सैलरी में कुछ एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट मैंने आपको दिए थे आरएफए से रिलेटेड, वहाँ पे भी चेंज कर दिया। आपको ये इमेजेस दिखाता हूँ, इमेजेस से आपको याद आएगा, ये सारी बातें क्लास में डिस्कस करी हुई है मैंने आपके साथ। देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने एक डैम की पिक्चर दी है, ये नागार्जुन सागर डैम है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ वर्कर्स माइन में काम कर रहे हैं। एक मूवी भी आई थी ना KGF, तो KGF में भी वो माइंस में काम करते थे, मेरे ख्याल से गोल्ड माइंस थी वहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाला कंसेप्ट है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है बाय यूजिंग थर्मल पावर, सोलर पावर, विंड एनर्जी। तो एक उसके अलावा मैंने आपको वो भी दे दिया है वाटर एनर्जी जो होता है, हाइड्रो जिसको हम लोग बोलते हैं।
देन अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने आपको एक इमेज और दी हुई है जहाँ पे हमें समझ आता है कि समुंदर के अंदर डिगिंग करके ऑयल वेल में से ऑयल निकालना, पेट्रोलियम निकालना, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। नाउ आपको मैंने ये बात उस समय क्लास में भी बताई थी कि डैम्स अगर हैं, माइंस अगर हैं, या फिर अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन साइट्स हैं, या फिर इस प्रकार से ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट्स हैं, तो जो एम्प्लॉयज़, जो वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं, इनके रहने का बंदोबस्त, इनके खाने पीने का, रहने का बंदोबस्त भी इसी जगह पे किया जाता है। अब ये जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है, इस प्लेटफॉर्म पे ही, इस बड़े से प्लेटफॉर्म के ऊपर ही इनके रहने का भी अरेंजमेंट है। एक चीज़ और देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक सर्कुलर शेप का आपको कुछ ऑब्जेक्ट सा दिखाई दे रहा है। ये जो सर्कुलर शेप का आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली हेलीकॉप्टर का लैंडिंग पैड है। तो हेलीकॉप्टर्स उतरते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ इन ऑल रिग्स पे आते हैं और एम्प्लॉयज़ को यहाँ से लेके जाया जाता है और सो ऑन। अब इन सब से रिलेटेड एक बदलाव आ गया। पहले हमारा कंसेप्ट ये था, अब सुनिएगा ध्यान से, पहले हमारा कंसेप्ट ये था, पुराना कंसेप्ट ये था कि डैम्स, माइंस, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन साइट्स, ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट्स, यहाँ पर जो एकोमोडेशंस एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, वो एकोमोडेशन विदाउट एनी कंडीशन हम लोग कहते थे कि हमेशा फुली एग्जेम्प्ट है। अब ऐसा नहीं है, अब इन्होंने ऐसा नहीं किया, अब इन्होंने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। रिस्ट्रिक्शन दो प्रकार की रिस्ट्रिक्शन है, दोनों में से कोई भी एक अगर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो रही है तो एकोमोडेशन एग्जेम्प्ट नहीं होगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। और जब एकोमोडेशन टैक्सेबल होगा तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? वैल्यू वैसे ही निकालेंगे जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीखा। अब रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, आओ ज़रा उनको पढ़ते हैं अच्छे से। बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या है लिखा है। accommodations which are provided to an employee working at a special sites। अब स्पेशल साइट्स कौन कौन सी है वो उसकी लिस्ट है। at special sites would be fully exempt। such special sites can be, अब ये कौन कौन सी साइट्स हैं? can be a mining site, an onshore oil exploration site, a project execution site, a dam site, a power generation site and offshore site। तो मतलब एक प्रकार से जो मैंने आपको समझाया वो सारे। लेकिन अब शर्त क्या है? शर्त ये है कि जो एकोमोडेशन दिया गया है वो एकोमोडेशन पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट तो हो जाएगा। शर्त ये है कि इट शुड बी लोकेटेड इन अ रिमोट एरिया। जो भी एकोमोडेशन है वो एकोमोडेशन रिमोट एरिया में होना चाहिए। अब रिमोट एरिया की डेफिनेशन पहले भी थी हमारे पास, लेकिन अब रिमोट एरिया की डेफिनेशन को भी बदलाव कर दिया। क्या बदलाव है? आओ जरा ध्यान से देखिएगा। इन्होंने कहा रिमोट एरिया क्या होगा? ऐसा कोई भी एरिया जो किसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आ रहा है, ऐसे कोई भी एरिया जो किसी म्युनिसिपल एरिया में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आ रहा है, ये रिमोट एरिया नहीं माना जाएगा, नॉट अ रिमोट एरिया। इसी प्रकार से जहां पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन खत्म हुआ, जहां पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बाउंड्री खत्म हुई, वहां से 30 किलोमीटर का एरिया हम लोग चेक कर लेंगे। और जो 30 किलोमीटर का एरिया है, अगर इस 30 किलोमीटर के एरिया में अगर एकोमोडेशन दिया गया तो उसको भी रिमोट एरिया नहीं माना जाएगा। आप याद करो, पहले हम लोग यहाँ पे 8 किलोमीटर की बात करते थे, अब इन्होंने 30 किलोमीटर कर दिया यहाँ पे। साथ साथ में पहले हम लोग पॉपुलेशन 40,000 की पॉपुलेशन की बात करते थे, अब इन्होंने पॉपुलेशन को बढ़ा के 1 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन की बात कर दी है। तो रिमोट एरिया क्या है? ऐसा कोई एरिया जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कंट्रोल में आता है, ऐसा कोई एरिया जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कंट्रोल में आता है, या फिर जहां पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बाउंड्री खत्म हो जाती है, उसके बाद 30 किलोमीटर तक, 30 किलोमीटर तक आता है और वहां पे पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा की है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि साहब ये अर्बन एरिया है, ये रिमोट एरिया नहीं है। तो फिर रिमोट एरिया क्या है? रिमोट एरिया माना जाएगा अगर पॉपुलेशन 1 लाख से कम हो जाए, और दूसरा 30 किलोमीटर के बियॉन्ड अगर कोई दूसरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टार्ट नहीं होता, तो ये सारा का सारा एरिया फिर रिमोट एरिया माना जाएगा।
तो 30 किलोमीटर्स तक रिमोट एरिया नहीं है, 30 किलोमीटर्स के बियॉन्ड रिमोट एरिया माना जाएगा। मैंने आपको डायग्रामेटिकली ये बात यहां पे समझा दी है। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, याद करो एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि अर्बन एरिया और जो रूरल एरिया है उसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। किलोमीटर्स की बात करते हैं, 2 किलोमीटर 6 किलोमीटर की बात होती है, 8 किलोमीटर की बात होती है। और वहां पे हम लोग ने सीखा था कि हम लोग एरियल डिस्टेंस लेते हैं एज अ क्रो फ्लाइज। जैसे कोई पंछी उड़ के जाता है हवा में बिल्कुल सीधा, तो हम लोग हवा में जो बिल्कुल सीधा है उसके बारे में बात करते हैं। बस वैसे ही आपने यहाँ पे भी करना है। ये जो 30 किलोमीटर्स है, ये आपने सड़क का रास्ता नहीं लेना 30 किलोमीटर्स का, आपने हवा के अंदर बिल्कुल सीधा 30 किलोमीटर्स का डिस्टेंस चेक करना है। जैसे एक पंछी उड़ के जाता है हवा के अंदर बिल्कुल सीध में, बिल्कुल वैसे ही आपने 30 किलोमीटर्स का एरिया चेक करना है, एरियली चेक करना है। सड़क का 30 किलोमीटर आपने नहीं लेना है। तो ये एक और मेजर बदलाव है। तो ध्यान रखिएगा, अगर एकोमोडेशन दिया गया है माइनिंग साइट पे, अगर एकोमोडेशन दिया गया है ऑल एक्सप्लोरेशन साइट पे, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट पे, डैम साइट पे, पावर जनरेशन साइट पे, ऑफशोर साइट पे, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। शर्त है कि वो रिमोट एरिया में होना चाहिए। अगर रिमोट एरिया में नहीं है तो टैक्सेबल है, और टैक्सेबल वैल्यू वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया। दूसरा कंसेप्ट ये है कि साहब ये एग्जेप्ट रहेगा अगर जो मकान दिया गया है, जो भी एकोमोडेशन दिया गया है, उस एकोमोडेशन का जो प्लिंथ एरिया है, उस एकोमोडेशन का जो प्लिंथ एरिया है, वो प्लिंथ एरिया मैक्सिमम 1000 स्क्वायर फीट है। मैक्सिमम 1000 स्क्वायर फीट है। अब क्वेश्चन आता है आपके मन में, मेरे मन में भी आता है कि यार प्लिंथ एरिया क्या होता है, व्हाट इज प्लिंथ एरिया। तो ध्यान रखना, प्लिंथ एरिया का मतलब क्या है। मान लीजिए ये मेरी ज़मीन है और इस ज़मीन के ऊपर मैंने अपना मकान बनाया, इस ज़मीन के ऊपर मैंने अपना मकान बनाया। तो मकान का जो एरिया है वो तो ये है, जो मैं एरिया मकान का यूज़ करूंगा वो तो ये है, बाउंड्री टू बाउंड्री। लेकिन ये मकान कौन सी ज़मीन पे बना हुआ है, उस ज़मीन का एरिया है यहाँ से इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक। इसको हम लोग बोलते हैं प्लिंथ एरिया। दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्लिंथ एरिया। दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्लिंथ एरिया। कॉर्नर टू कॉर्नर, जहां से आपकी जमीन की हद शुरू हो रही है और जहां पे आपकी जमीन की हद खत्म हो रही है, मैंने बोल दिया हद, अंग्रेजी में बोलता हूँ बाउंड्री, जहां से स्टार्ट हो रही है बाउंड्री जहां पे खत्म हो रही है, उसे हम लोग बोलते हैं प्लिंथ एरिया। फिर प्लिंथ एरिया के साथ में लिखा हुआ है मैक्सिमम 1000 स्क्वायर फीट। अब आप में से बहुतों को ये भी नहीं समझ आएगा कि मैक्सिमम 1000 स्क्वायर फीट का मतलब क्या है। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि ये जो मैंने लाइन खींची ये 1 फीट 1 फुट की लाइन है। तो ऐसे ही मैंने यहां पे भी एक लाइन खींची, मान लेते हैं ये भी 1 फुट की लाइन है। तो जो एरिया हमारा ये वाला एरिया बन गया, इसको हम लोग बोलते हैं एज अ स्क्वायर फीट एरिया। इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर फीट एरिया। तो दैट मीन्स लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ जो है उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल एरिया आता है। हम लोगों ने मैथमेटिक्स में ये बात सीखी थी। तो फीट्स के हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे और लेंथ इनटू ब्रेथ फीट में कैलकुलेट करके या फुट्स में कैलकुलेट करके जो मैक्सिमम एरिया है वो 1000 स्क्वायर फीट होना चाहिए। अगर ऐसा है, और साथ साथ में आपको ये भी चेक करना होगा कि ये जो प्लिंथ एरिया वाली बात हो रही है ये कहाँ पे लोकेटेड हो, ये 8 किलोमीटर अवे लोकेटेड हो फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ एनी म्यूनिसिपैलिटी और अ कंटोनमेंट बोर्ड। तो प्लिंथ एरिया वाली जो बात है वहां पे आपने 8 किलोमीटर लेने हैं। ध्यान से देखिएगा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर तो हमेशा टैक्सेबल हो जाएगा जी। अगर कोई एकोमोडेशन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया के अंदर दिया गया तो वो टैक्सेबल है, उसमें कोई छूट नहीं है। इसी प्रकार से 8 किलोमीटर के अंदर अंदर भी दिया गया तो भी टैक्सेबल है, कोई छूट नहीं है। लेकिन 8 किलोमीटर से बाहर निकल आओ, 8 किलोमीटर से बाहर निकल आओ
और वहां पे अगर आपको कोई मकान दे दिया, तब चेक कर लेना इस मकान का प्लिंथ एरिया क्या 1000 स्क्वायर फीट या उसके कम है। अगर हाँ 1000 स्क्वायर फीट या उससे कम है तब वो एग्जेम्प्ट रहेगा, और अगर 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का एरिया हो जाता है प्लिंथ एरिया, तो फिर वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक बहुत मेजर बदलाव है, मेजर चेंज है। पहले हम लोग ये कहते थे कि माइनिंग साइट, ऑफशोर साइट, प्रोजेक्ट साइट, डैम साइट में कहीं पे भी मकान मिल जाए हमेशा एग्जेम्प्ट है। अब ऐसा नहीं है, अब जो है वो उसके एग्जेम्पशन की लिमिट्स है, कंडीशंस हैं। कंडीशन अप्लाई होगा तो एग्जेम्प्ट होगा, कंडीशन अप्लाई नहीं होगा एग्जेम्प्ट नहीं होगा। और जब टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू बिल्कुल उसी प्रकार से कैलकुलेट होगा जैसे हम लोगों ने अभी सीखा। इस बात का ध्यान रखिएगा। रिमोट एरिया की डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा, मैं तो बोलूँगा इसको आप याद कर लीजिए। डू लर्न इट, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। इन्होंने रिमोट एरिया की डेफिनेशन दे दी है, मैंने आपको वैसे समझा दिया है, पर अगर उसकी लैंग्वेज को एग्जैक्टली पढ़े तो रिमोट एरिया का मतलब है एक ऐसा एरिया जो कि बियॉन्ड द डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर्स है। बियॉन्ड द डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर्स का मतलब 30 किलोमीटर के दायरे के बाहर। ये 30 किलोमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे? मेजर्ड एरिली। एरिली का मतलब क्या हो गया? हवा के अंदर। जैसे एक पंछी उड़ के जाता है, ये वही कंसेप्ट आ गया यहाँ पे जो हम लोगों ने एग्रीकल्चर इनकम में किया था, 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर के लिए। और ये जो मेजर्ड एरिली है ये कहाँ से चेक करना है? फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी और अ कंटोनमेंट बोर्ड। अच्छा, आप में से कई स्टूडेंट ये पूछेंगे मेरे से, सर कंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है? तो जो कंटोनमेंट बोर्ड है इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कैंट, CANT कहते हैं, कैंट। अक्सर आपने सुना होगा दिल्ली कैंट, इलाहाबाद कैंट, अंबाला कैंट, करनाल में भी मेरे ख्याल से कैंट एरिया है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अंबाला में तो डेफिनेटली है। तो ये जो कैंट एरिया है ये बेसिकली वो एरिया होता है जहाँ पे मिलिट्री कंट्रोल होता है। वो सारा का सारा एरिया मिलिट्री के कंट्रोल में रहता है, या फिर मैं ऐसे बोल दूँ कि आर्म्ड फोर्सेस के कंट्रोल में होता है। तो वहाँ पे जो भी एरिया है उसकी मेंटेनेंस जो करनी है वो भी आर्म्ड फोर्सेस का जिम्मेदारी है। हालांकि वो आगे डेलीगेट कर देते हैं किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, वो एक अलग बात है, लेकिन वो सारा का सारा एरिया इज इन द कंट्रोल ऑफ द दिस व्हाट वी कॉल आर्म्ड फोर्सेस, दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ कंटोनमेंट। तो कंटोनमेंट एरिया आपको समझ हो गया। कंटोनमेंट बोर्ड कह लीजिए, कंटोनमेंट एरिया कह लीजिए, कैंट कह लीजिए, वट एवर यू वांट टू से। एक और बहुत मेजर अमेंडमेंट है, और ये जो मेजर अमेंडमेंट है ये NTR में अप्लाई होगा। ये जो मेजर अमेंडमेंट हुआ ये NTR में अप्लाई होगा, ये OTR में अप्लाई नहीं होगा। ध्यान से समझेंगे इस बात को। आपको याद है ना, कंसेप्ट हम लोग करते थे जहां पे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फ्री मील्स प्रोवाइड कर रहा है, मील्स, टी, स्नैक्स, वो वाला कंसेप्ट। तो टी एंड स्नैक्स तो हम लोग कहते थे भाई हमेशा एग्जेम्प्ट है, और टी और स्नैक्स के साथ में जब हम लोग टी की बात करते थे तो टी का मतलब होता था ऑल काइंड्स ऑफ ड्रिंक्स विच आर नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स। अगर अल्कोहल है, शराब, दारू, बियर है तो फिर वो टैक्सेबल है, लेकिन अगर नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स दिए जा रहे हैं तो उन सबको हम लोग 100% एग्जेम्प्ट रखते हैं, मानते हैं। वो एक कंसेप्ट अभी भी है, उसमें कोई चेंज नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। बदलाव क्या है? मील्स के केस में अगर आपको याद हो तो हम लोग क्या करते हैं, 50 रुपीज़ पर मील हम लोग एग्जेम्प्ट रखते हैं, 50 रुपये पर मील हम लोग एग्जेम्प्ट रखते हैं। अब ये जो 50 रुपीज़ पर मील का एग्जेम्पशन है, ये 50 रुपीज़ पर मील का एग्जेम्पशन अप्लाई होगा अगर वो एम्प्लॉई ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा है तो, और अगर वो न्यू टैक्स रिजीम फॉलो करेगा जो कि डिफॉल्ट रिजीम है, वहां पे ये 50 रुपीज़ का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो आपको जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर तो बहुत ध्यान से आपको ये देखना है कि एग्जामिनर आपको कैलकुलेशन करने के लिए जब कह रहा है तो कौन सी कैलकुलेशन करने के लिए कह रहा है, डिफ़ॉल्ट स्कीम या फिर ओल्ड स्कीम। ओल्ड स्कीम में कैलकुलेशन अलग होगी और डिफ़ॉल्ट स्कीम जो NTR है, न्यू टैक्स रिजीम है, उसके अंदर कैलकुलेशन बिल्कुल ही अलग तरीके से चलेगा। अब आओ जरा देखें, समझें इस चीज़ को, ये कैसे है, इन्होंने किया, क्या किया। लिख के दिया हुआ है सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे। द फ्री मील, टी एंड स्नैक्स वाला जो कंसेप्ट है, इफ़ इंडिविजुअल फॉलोज NTR
अंडर सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 1A जो न्याय स्लैब है, then while determining the taxable value of the facilitated food and meal provided by the employer, exemption of 50 rupees per meal shall not be available. 50 रुपये पर मील का एग्जामेशन नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट सिर्फ मील के लिए है। जो टी एंड स्नैक्स है वो पहले भी एग्जाम थे, टी और स्नैक्स अभी भी एग्जाम रखे गए हैं, वो कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा। अब मैंने क्या किया मैंने अब आपको ये बता दिया कि साहब सैलरी के चैप्टर में क्या इम्पैक्ट पड़ा है एनटीआर का, न्यू टैक्स रिजीम का क्या इम्पैक्ट है सैलरी के चैप्टर में। तो बेटा जो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में कर रहे हैं लगभग सारी बातें वो न्यू टैक्स रिजीम में भी अप्लाई होंगी जब हम लोग बात करते हैं सैलरी के चैप्टर की। लेकिन कहाँ कहाँ पे बदलाव है वो मैं आपको बता देता हूँ। याद करिए आप, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर एलटीसी का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर एलटीसी का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ओल्ड में एग्जम्पशन मिलेगा, न्यू रिजीम के अंदर एलटीसी का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से जो हम लोग फॉरेन अलाउंसेस, फॉरेन परक्विजिट्स की बात करते हैं उसमें भी न्यू में कोई एग्जम्पशन नहीं है। एचआरए में पुराने में एग्जम्पशन है लेकिन नए वाले में कोई एग्जम्पशन नहीं है। एकेडमिक अलाउंस, रिसर्च अलाउंस की अगर हम लोग बात करें तो पुराने वाले में एग्जम्पशन है, नए वाले में नहीं है। देन हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ग्राउंड अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस, ट्रैवल एरिया अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हिली एरिया अलाउंस, बॉर्डर एरिया अलाउंस, काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस, इनमें से किसी का भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा अंडर न्यू टैक्स रिजीम। ये बात पहले भी थी, ये बात अब भी है, कोई अमेंडमेंट नहीं है इसके अंदर। फील्ड एरिया अलाउंस, मॉडिफाइड एरिया अलाउंस, हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस, हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस आर्मी पर्सनल्स को मिलता है। आइलैंड ड्यूटी अलाउंस, आउटस्टेशन अलाउंस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अलाउंस, ये पहले भी जो था आज भी वही है। एनटीआर में इनका एग्जम्पशन नहीं है, ओटीआर में इसका एग्जम्पशन मिल जाता है। सैंक्चुरी अलाउंस के बारे में बात करें, बाकी जो यूएनओ के एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में बात करें, सो ऑन। फिर बात आती है सर अमेंडमेंट कहाँ है ये बता दो ना। चलो अमेंडमेंट कहाँ है वो देख लीजिए। अमेंडमेंट कहाँ पे आ गया, इस साल का अमेंडमेंट आ गया फूड एंड ड्रिंक्स के केस में। फूड एंड ड्रिंक्स के केस में जो टी एंड स्नैक्स है आर फुली एग्जेम्प्ट, दे आर फुली एग्जेम्प्ट। दोनों में एनटीआर है तो भी एग्जेम्प्ट है, ओटीआर है तो भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन मील्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मील्स में 50 रुपीज़ का एग्जेम्पशन मिल जाता है। यहाँ पे ओटीआर में एग्जेम्प्ट 50 पर मील। लेकिन अगर एनटीआर की बात करें तो एनटीआर के अंदर वो 50 रुपीज़ का एग्जम्पशन भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी 50 रुपये का कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, फुली टैक्सेबल कर देंगे। एक तो ये अमेंडमेंट आ गया, बाकी कोई अमेंडमेंट नहीं है। एक और आपको याद है पिछले साल तक हम लोग कहते थे कि अगर कोई एनटीआर फॉलो करेगा तो उसे स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन इस साल से एनटीआर में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये वाला अलाउ कर दिया गया है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपके पास चेंजेस हैं। अब इन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है वो देख लेते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है जो कि सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया था? नवंबर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। कितने नंबर का? 6 नंबर का। तो कोई ज़्यादा पुरानी बात तो है नहीं, नवंबर 22 की बात है। नवंबर 22 के बाद कितने एग्जाम हुए? 2023 के 2 एग्जाम हुए और 2024 का अब होना ही है। तो दैट मीन्स 2 या 3 एग्जाम पुराना ही तो क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन थोड़ी नहीं है। क्या पता यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए या इसी से मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आ जाए। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा। जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो अमेंडमेंट्स मैंने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। लेट अस स्टार्ट। Mr. B is a sales manager with PQR Limited and during the current year he has received the following towards the salary, allowances and perquisites. तो मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है, उसकी सैलरी कितनी है उसका डाटा आपको दिया जा रहा है।
बेसिक सैलरी है 85,000 रुपीज़ पर मंथ दिसंबर तक, और दिसंबर के बाद उसकी सैलरी बढ़ के 2,000 रुपये महीने से उसकी सैलरी बढ़ जाती है। तो 85 के बाद वो हो जाएगा 87। फिर डीएनएस अलाउंस जो है वो है 40% ऑफ द बेसिक सैलरी, और ये सारा का सारा डीए इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इसका मतलब क्या है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स? इसके बारे में डिटेल डिस्कशंस ऑलरेडी क्लास में मैंने किया है। अगर आप ये सोचते हैं, जैसा बहुत सारे टीचर्स बताते हैं कि साहब डीए 2 प्रकार का होता है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, बकवास, रबिश। डीए कोई 2 प्रकार का नहीं होता, डीए एक ही होता है, कोई 2 प्रकार का नहीं होता। डीए आपको रिटायरमेंट के बाद भी मिलता है पेंशन के साथ। जो डीए आपको रिटायरमेंट के बाद भी मिलता रहेगा पेंशन में इंक्लूड करके, उस डीए को बोलते हैं डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। और डीए अगर रिटायरमेंट के बाद आपको नहीं मिलता है पेंशन के साथ, तो फिर उसको हम लोग बोलेंगे दैट डीए इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो ये होता है। बाकी इधर उधर की बकवासबाजी बहुत सारी चलती रहती है सोशल मीडिया पे। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। बोनस 1 महीने की बेसिक सैलरी के बराबर, और जो सैलरी है वो कौन से महीने की सैलरी लेनी है? जनवरी की सैलरी लेनी है। तो जनवरी की सैलरी दैट इज बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट आ चुका होगा, तो जनवरी की सैलरी के बराबर का बोनस। इसके साथ साथ में रेंट फ्री, ये जो आरपीएफ है दैट इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 14% ऑफ द बेसिक सैलरी एंड डीए आपने लेना है, और कंपनी भी सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रही है। यहाँ पर मैं फिर से आपको ये बात बोलूँगा, अगर आपने एग्ज़ाम के अंदर अच्छे नंबर स्कोर करना है तो एग्ज़ाम के अंदर जानबूझ के गलत सोल्यूशन करके आना, क्योंकि हमारा सी इंस्टीट्यूट गलत सोल्यूशन को ही मानता है, एक्सेप्ट करता है। और गलत सोल्यूशन क्या है? गलत सोल्यूशन ये है कि 14% में से 12% का एग्जम्पशन दे दो और बाकी का 2% जो है उसे टैक्सेबल कर दो। ये गलत है। फिर ठीक क्या है? ठीक ये है कि आज से लगभग 4 साल पहले अमेंडमेंट आया था इसके अंदर, जहाँ पे इन्होंने कहा था कि अगर एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, सुपर एडिशन फंड में, एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो सबका मिला के 7.5 लाख रुपए का एग्जम्पशन है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में एनपीएस वगैरह की तो कहीं पे बात हो नहीं रही, और ना ही वो सुपर एडिशन फंड की बात हो रही है। तो मतलब सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में वो डाल रहा है, तो यहाँ पे 7.5 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन आना चाहिए कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर के हिसाब से। लेकिन भगवान जाने, ओनली सी इंस्टीट्यूट नोज कि सी इंस्टीट्यूट 7.5 लाख की लिमिट अप्लाई क्यों नहीं कर रहा है। मैंने पिछले 6-8 महीनों में हिंदुस्तान के लगभग मैं कह रहा हूँ लगभग, नॉट 100%, लगभग हर उस टीचर से बात करी जो कि टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का क्या करना है? कहते सर क्या करना, आसान सा तो है, 14 में से 12% माइनस कर दो, बाकी का टैक्सेबल कर दो। मैं कहा भाई वो 7.5 लाख की लिमिट का क्या करना है? सर वो तो नहीं पता क्या करें उसका। तो मैंने कहा भाई ऐसे थोड़ी ना, 7.5 लाख की लिमिट है, 2 एग्जाम लगाना आपने। नहीं सर सी इंस्टीट्यूट तो ऐसा नहीं करता। मैंने कहा हाँ नहीं करता, वो तो गलत कर रहा है, तो आप भी गलत करोगे। हाँ सर हम तो वही करेंगे जो सी इंस्टीट्यूट करवाता है, जो सी इंस्टीट्यूट अपने मटेरियल में लिखा है हम तो वही करेंगे। जब तक सी इंस्टीट्यूट चेंज नहीं करेगा हम भी अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। एक टीचर है, नाम नहीं लूँगा किसी का भी, कंपनी सेक्रेटरी पढ़ाते हैं, कंपनी सेक्रेटरी में बड़ा नाम है उनका। उनको कॉल किया, उन्होंने तो सीधा बोल दिया, कहते सर मेरे को पता है आप जो बोल रहे हो ठीक बोल रहे हो। उन्होंने मेरे को कहा आप जो बोल रहे हो 100% ठीक बोल रहे हो, मेरा भी मानना यही है, लेकिन मैं वही करवाऊंगा क्लास के अंदर जो मटेरियल के अंदर स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है। स्टडी मटेरियल में गोबर लिखा हुआ है तो मैं भी गोबर ही करवाऊंगा, गलत लिखा हुआ है गलत ही करवाऊंगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, सल्यूट आपको, बहुत बढ़िया, चलते चलो ऐसे ही आगे चले। तो अब क्या करना है, मोटी मोटी बात, 14% है, 14 में से एग्जाम के अंदर गलत करके आना, जानबूझ के गलत करके आना, 12% एग्जाम करना, बाकी का पैसा टैक्सेबल कर देना, गलत है।
7.5 लाख ठीक क्या है? ठीक ये है कि 7.5 लाख रुपए से कम का कंट्रीब्यूशन है, सारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मेरी कॉशस अलाउ नहीं करती, मैंने ठीक वाला सोल्यूशन यहाँ पे किया हुआ है, 7.5 लाख वाला। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे ये है कि साहब ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिला है इसको 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से ड्यूटी आवर्स के दौरान, क्योंकि ये ऑफिशियल अलाउंस है तो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। रिसर्च एंड ट्रेनिंग अलाउंस मिला है 3,000 रुपये का। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला है 600 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 सन्स एंड 1 डॉटर। तो 3 बच्चों के लिए इसको 600 रुपये पर मंथ मिल रहा है, इसमें से 2 बच्चों का 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से एग्जाम्पशन आ जाएगा, वो भी OTR में। NTR में तो वो भी एग्जाम्पशन नहीं है। एकोमोडेशन है जो कि PQR लिमिटेड ने दिया है उसको हैदराबाद में फॉर होल ईयर। अब आ गई मुसीबत, पूरे साल के लिए एकोमोडेशन दिया है, फुल ईयर, होल ईयर, पूरे साल का एकोमोडेशन है। और कहाँ पे है? हैदराबाद में है। अब हैदराबाद की पॉपुलेशन, डेफिनेटली हैदराबाद की पॉपुलेशन 40 लाख से ज़्यादा होगी, 100% मेरा अनुमान ये है। और अगर हम लोग पुराने रूल्स के हिसाब से बात करें तो 25 लाख से ज़्यादा होगी। साथ साथ में फर्नीचर भी दिया है, फर्नीचर 2 लाख रुपए का है। और फर्नीचर जो है वो अक्टूबर के महीने से दिया है, तो फर्नीचर जो है वो अक्टूबर के महीने से है और एकोमोडेशन पूरे साल का है। तो अब जब ये पूरे साल का एकोमोडेशन है तो क्या करेंगे आप? अगस्त तक की कैलकुलेशन अलग चलेगी, सितंबर की कैलकुलेशन अलग हो जाएगी। फिर वो कहता है मेडिकल एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट है प्राइवेट हॉस्पिटल में 15,000 रुपये, फुली टैक्सेबल हो जाएगा। मेडिकल अलाउंस 1,500 रुपये है, फुली टैक्सेबल हो जाएगा। कंपनी ने प्रीमियम पे किया है मेडिकल इंश्योरेंस का 12,500, 100% एग्जेम्प्ट हो जाएगा। साथ साथ में उसको 50 बार खाने के लिए दिया है एम्प्लॉयर ने ऑफिस प्रीमिसेस के अंदर, और उसका जो खर्चा है वो 2,200 रुपये है। तो 50 रुपीज़ पर मील के हिसाब से एग्जेम्पशन आएगा आपका OTR में, अगर ओल्ड टैक्स रिजीम है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में तो वो 50 रुपये का एग्जेम्पशन भी नहीं मिलेगा। एग्जामिनर कहता है कि आप उसकी टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करो, ये मानते हुए कि वो ओल्ड रिजीम में ही कंटिन्यू कर रहा है और उसने न्यू रिजीम फॉलो नहीं करा है, और दूसरा ये मानते हुए कि उसने न्यू रिजीम फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। तो ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम के हिसाब से आपने यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी है। मैंने दोनों के हिसाब से कैलकुलेशंस करी है। बेसिक सैलरी मैंने आपको दिया जिसमें बदलाव हुआ है, तो इंक्रीमेंट है 2,000 रुपये का, तो उसके हिसाब से बेसिक सैलरी दे दी। DA 40% है, वो मैंने आपको दे दिया। बोनस जो है वो जनवरी के सैलरी के बराबर है, वो भी कैलकुलेट करके मैंने आपको दे दिया। जनवरी में इसकी बेसिक सैलरी 87,000 रुपीज़ की थी, तो बोनस 87,000 रुपीज़ का बन जाता है। जो रेंट फ्री जो ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन है, जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन है वो 14% का है। 14% के हिसाब से अमाउंट आता है 2,01,096 रुपीज़ 96 रुपये। मैंने ये कहा कि ये 7.5 लाख रुपए से कम है, इस वजह से फुली एग्जेम्प्ट है। आप में से प्लीज़ खुदा का वास्ता है सबको, मेरे को ये मत कहना कि सर 12% एग्जेम्प्ट कर दो, बाकी कर दो। आप कर लो, एग्ज़ाम के अंदर भी आप कराना। मेरी कॉशस अलाउ नहीं करती, मैं नहीं करूँगा। मेरी कॉशस अलाउ नहीं करती, मैं नहीं करूँगा। आप करो, बिल्कुल करो, एग्ज़ाम में पास होने के लिए ज़रूर करो। साथ साथ में ट्रैवलिंग अलाउंस जो है ऑफिशियल अलाउंस है, OTR और NTR दोनों में फुली एग्जेम्प्ट रहेगा। रिसर्च एंड ट्रेनिंग अलाउंस की अगर हम लोग बात करें तो रिसर्च एंड ट्रेनिंग अलाउंस जो है ये जो है वो OTR में तो एग्जेम्प्ट रहेगा ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, लेकिन NTR में इसको एग्जेम्पशन नहीं दिया गया है, इसको टैक्सेबल कर दिया गया है। इसी प्रकार से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात करें तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस NTR में तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, OTR में एग्जेम्पशन मिल जाएगा। OTR का मतलब है ओल्ड टैक्स रिजीम, NTR का मतलब है न्यू टैक्स रिजीम। अब आ गई सबसे बड़ी मुसीबत, दैट इज वैल्यू फॉर रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करा, उसके लिए मैं आपके पास वर्किंग नोट्स पे जाऊंगा, वहां जाके सीख लेंगे। मेडिकल एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट है, दोनों में फुली टैक्सेबल है, OTR में भी टैक्सेबल है, NTR में भी टैक्सेबल है। मेडिकल अलाउंस OTR में भी टैक्सेबल है, NTR में भी टैक्सेबल है। जो प्रीमियम पे किया जा रहा है मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, वो OTR NTR दोनों में एग्जेम्प्ट है। साथ साथ में जो मील्स प्रोवाइड की गई हैं वो मील्स जो है OTR में फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि 50 रुपीज़ पर मील का कंसेप्ट लग जाएगा वहाँ पे, लेकिन NTR में 50 रुपीज़ पर मील का एग्जेम्पशन नहीं है, इस वजह से दिस विल बी फुली
टैक्सेबल। ग्रॉस सैलरी निकाल दी और उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में मिलेगा। अमेंडमेंट है, एनटीआर में भी वो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और ओटीआर में तो मिलता ही है, उसमें तो कोई नई बात है ही नहीं। अब आ जाओ रेंट फ्री अकोमोडेशन की। जब सैलरी कैलकुलेट करनी है तो रेंट फ्री अकोमोडेशन की सैलरी कैलकुलेट करते समय ध्यान रखिएगा, उसकी जो परक्विजिट वैल्यू है उसको कैलकुलेट करते समय ध्यान रखिएगा कि आपको अप्रैल से अगस्त तक की कैलकुलेशन अलग तरीके से करनी है और फिर सितंबर से मार्च की कैलकुलेशन अपने अलग करनी है। क्योंकि इसको अलग अलग करना है, इस वजह से मैंने भी यहाँ पे अलग अलग कर दिया। दोनों की बेसिक सैलरी मैंने कैलकुलेट कर लिया, दोनों का डीए आर का मतलब है डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, दोनों का मैंने रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाला डीए कैलकुलेट कर लिया। बोनस को भी मैंने 5 महीने और 7 महीने के प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दिया। जो आरपीएफ कंट्रीब्यूशन है वो हम लोग सैलरी में इंक्लूड नहीं करते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस दिया हुआ है आपको, ऑफिशियल अलाउंस है, इसको भी आपने इंक्लूड नहीं करना है, एग्जम्प्टेड अलाउंस है। आप टैक्सेबल अलाउंसेस लेते हैं, एग्जम्प्टेड अलाउंसेस को आप कंसिडर नहीं करते हैं। रिसर्च एंड ट्रेनिंग अलाउंस जो है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग अलाउंस जो है ये मेरे ख्याल से हाँ ये जो है ये क्योंकि एग्जेम्प्टेड है। और ध्यान रखिएगा हम लोग यहाँ पे ओटीआर की कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम लोग ओटीआर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो क्योंकि ये एग्जेम्प्टेड अलाउंस है इसको भी मैंने कंसिडर नहीं करा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में एग्जेम्पशन देने के बाद जो अमाउंट आ रहा है उसको मैंने 5 महीने और 7 महीने में प्रोपोर्शन करा। मेडिकल अलाउंस को 5 और 7 महीने में प्रोपोर्शन करा। ऐसे करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे टोटल आरएफए सैलरी कैलकुलेट कर लिया। दिस इज आरएफए सैलरी। उसके बाद हमारे पास आ गया यहाँ पे परक्विजिट वैल्यू ऑफ द एकोमोडेशन। एकोमोडेशन की जो परक्विजिट वैल्यू है वो पहले 15% के हिसाब से कैलकुलेट किया और उसके बाद 10% के हिसाब से कैलकुलेट किया, ये मानते हुए कि हैदराबाद की पॉपुलेशन 40 लाख से ज़्यादा की है। ये मेरा अजम्पशन है, आपका अजम्पशन अलग हो सकता है, ये मेरा अजम्पशन है। फर्नीचर क्योंकि अक्टूबर से दिया गया है 6 महीने के लिए, इस वजह से पहले मैंने उसको 0 लिखा और बाद वाले केस में मैंने उसका 10,000 पे लिया और इस प्रकार से मैंने आरएफई की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। जब आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं, आरएफई की वैल्यू दोनों को ऐड कर देते हैं तो 97,000 ये वाला है, 1 लाख ये वाला है, 1,01,000, तो समवेयर अराउंड 1,98,000 के आसपास की वैल्यू बन जाती है आरएफए की। और यहाँ देखिएगा दोनों को ऐड करके 1,98,000 की वैल्यू मैंने यहाँ पे शो करी है। अब आ जाओ, अगर ये एनटीआर फॉलो करे तो क्या होगा। अगेन एनटीआर में भी वही कंसेप्ट है, 5 महीने अलग करना है, 7 महीने अलग करना है। हालत देख ली कितनी खराब होने वाली है। पहले तो क्वेश्चन में ये चेक करो कि आरएफए है या नहीं, फिर ये चेक करो अगर आरएफए है तो फिर 5 महीने और 7 महीने की कैलकुलेशन अलग अलग करनी है। फिर अगर एग्जामिनर ने ये कह दिया कि भाई कैलकुलेशन ओटीआर में भी करो एनटीआर में भी करो तो हालत ख़राब हो जाएगी। और अगर एग्जामिनर कह रहा है कि भाई सिर्फ एनटीआर में करो तो चलो ठीक है, फिर तो बच गए। तो अब आप देखिए आपका इस बार कितना कॉम्प्लिकेटेड सा एरिया है ये वाला सैलरी का टॉपिक, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आई टेल यू आप नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको फिर एक बार वार्न कर रहा हूँ, यहाँ पे एग्ज़ाम से पहले मैराथन होंगे। पूरे हिंदुस्तान का हर टीचर मैराथन ले रहा होगा, शायद मैं भी लूँ, शायद, पक्का नहीं कह रहा मैं, देखूंगा मूड करेगा। ये तो मैराथन से बेकार चीज़ और कुछ नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ थ्योरी करवाई जाती है जो कि आपके एग्ज़ाम में आती ही नहीं है। और आपको करना क्या है, एग्ज़ाम के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं, जिसकी प्रैक्टिस आप करते नहीं, कोई टीचर करवाता नहीं, आप प्रैक्टिस करते नहीं, और रिजल्ट हम सबको पता है क्या आता है। तो भाई छोड़ो ये मैराथन के चक्कर, छोड़ो ये रिवीजन के चक्कर, खुद बैठो पढ़ने के लिए। मेरे पास एक स्टूडेंट है, अभी पिछले 1 साल में उन्होंने मेरे से पेन ड्राइव क्लास परचेज करी, रोज़ मैसेज कर रहे हैं सर रिवीजन करवाओ रिवीजन करवाओ। भाई मैं 10 बार रिवीजन करवा दूँ, फ़ायदा क्या जब आप खुद अपने हाथ से काम नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे। एग्ज़ाम के अंदर मैंने थोड़े ना जाना है एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम में तो आपने जाना है और आपको प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी रिवीजन का, किसी मैराथन का कोई फ़ायदा नहीं है, ज़ीरो। बाकी आप समझदार मेरे से ज़्यादा हो, देख लेना जैसे आपको अच्छा लगे। बेसिक सैलरी दोनों में मैंने कैलकुलेट कर दिया, जो पहले कैलकुलेट किया हुआ था
5 महीने और 7 महीने का अलग अलग कर दिया, डीए भी मैंने 5 और 7 महीने का अलग अलग कर दिया, बोनस का अमाउंट भी 5 और 7 महीने का अलग अलग कर दिया। ये सारी कैलकुलेशन तो पहले भी हम लोगों ने करी हुई थी, तो वहीं से ऊपर से मैंने नीचे कॉपी कर ली है। देन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि 7.5 लाख रुपए तक का एग्जामेशन मिलता है तो मैंने वो एग्जाम कर दिया। आप अगर कहते हो नहीं सर मैं तो 12% के हिसाब से करूँगा, 2% लेना है तो ठीक है, पर वो फिर भी यहाँ पे आरएफए सैलरी में नहीं आएगा। आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कभी भी आरएफए की सैलरी के अंदर कवर नहीं होता है। ट्रैवलिंग अलाउंस आ गया। उसके बाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग अलाउंस, क्योंकि रिसर्च एंड ट्रेनिंग अलाउंस एनटीआर में फुली टैक्सेबल है, मैंने इसको फुली टैक्सेबल करते हुए 5 महीने और 7 महीने की कैलकुलेशन अलग अलग कर दी है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फुली टैक्सेबल है, तो मैंने उसको फुली टैक्सेबल करते हुए 5 और 7 महीने की कैलकुलेशन अलग अलग कर दी। सेम के इस विद मेडिकल अलाउंस, सबको मिला के टोटल आ गया मेरे पास। उस टोटल का आपने आरएफए ये जो है कैलकुलेशन कर दिया एकोमोडेशन का। यहाँ पे मैंने एकोमोडेशन की वैल्यू कैलकुलेट करी है 15% के हिसाब से, यहाँ पे कैलकुलेट करी है 10% के हिसाब से। फर्नीचर क्योंकि लास्ट के 6 महीने में दिया गया है, तो फर्नीचर लास्ट के 6 महीने में मैंने कैलकुलेट करा। दोनों को ऐड कर लीजिएगा, 1,03,000 और 99,000 मेरे ख्याल से 2,02,000 के आसपास की वैल्यू बनती है। ऊपर सोल्यूशन में देख लेते हैं कि क्या 2,02,000 की वैल्यू दी है मैंने, अप्रॉक्सीमेटली 2,02,000 रुपये है। आंसर इज 2,03,000 रुपये की वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। तो सैलरी में जो बदलाव है वो करवा दिए और सैलरी से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा दिया। ये वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने हाथ से सॉल्व कीजिएगा, और अगर आपको कहीं पे कोई डाउट आता हो इसमें तो आप मेरे से ज़रूर पूछ लीजिएगा। एंड आई एम सरप्राइज्ड कि आरटीपी जब आया, रिवीजन टेस्ट पेपर आया, तो उसमें सैलरी का कोई पॉइंट कवर ही नहीं करा। आई एम सरप्राइज फॉर दिस थिंग। तो क्या ये इंडिकेशन है कि इस बार हमारे एग्जाम के अंदर सैलरी नहीं आएगा? मैं बोलूँगा नहीं भाई, इसको ऐसा इंडिकेशन मत लेना, सैलरी करके जाना, अमेंडमेंट्स करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो एक चैप्टर और मैंने आपको करवाना है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट। अगेन इसके अंदर किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट नहीं है। हालांकि एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया कुछ दिन पहले, कहते हैं सर हाउस प्रॉपर्टी में अमेंडमेंट है, आपने नहीं बताया। मैंने कहा भाई क्या अमेंडमेंट है? उस स्टूडेंट को मैंने ये वाले नोट्स पहले दे दिए थे, तो कहता है उन्होंने मेरे को कहता है सर अमेंडमेंट है, आपने तो नहीं लिखवाया। मैंने कहा भाई क्या अमेंडमेंट है? कहते हैं सर अमेंडमेंट ये है कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ये कहा गया कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कहीं से भी सेटअप नहीं होगा। मैंने कहा ये तो पहले भी था। नहीं सर पहले नहीं था, अब है। मैंने कहा भाई पहले भी था। फिर सर वो जो इंटरेस्ट है सेल्फ ऑक्यूपाइड की केस में, उसका आपको सेटअप नहीं मिलेगा। मैंने कहा ये भी पहले था। तो भाई हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी ओटीआर एनटीआर में जो कंसेप्ट पहले सीखे हैं, क्लास में करवाए हैं, वो सारे एज इट इज़ हैं, कोई अमेंडमेंट नहीं है इसके अंदर हाउस प्रॉपर्टी में। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में मैं अब आपको मिलूँगा जहाँ पे मैं आपके साथ बिजनेस एंड प्रोफेशन के जो अमेंडमेंट्स हैं वो डिस्कस कर दूँगा। तो आज की इस क्लास में मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ तक। आपको मैं मिलूँगा नेक्स्ट क्लास में। टिल द टाइम बाय बाय। कि किसी भी तरह की कोई बात अगर पूछनी हो, करनी हो, बतानी हो, किसी तरह का कोई डिस्कशंस आपको करने हो, तो यू आर ऑलवेज फ्री टू गिव मी अ कॉल। आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। आपके पास मेरे दोनों नंबर हैं, 8010921000 भी आपके पास है, 8860068196 वाला नंबर भी आपके पास है। आप दोनों में से किसी भी नंबर पे मेरे को जब चाहें आप तब मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की इस क्लास में करेंगे यहाँ तक। बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय।